हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा हिंदी के स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू न्यू मार्किंग स्कीम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नई मार्किंग स्कीम के अनुसार हिंदी के मार्क्स कम हुए हैं। अगर आप एईएन जेईएन आईए जे एपी और जेएलओ अगर इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको केवल 8 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है। हिंदी 8 मार्क्स की आएगी, 8 क्वेश्चंस होंगे। और अगर आप नॉन टेक्निकल एग्जाम्स जैसे स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट एंड कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे 20 प्रश्न मिलेंगे हिंदी सब्जेक्ट से। और वो 20 प्रश्न 20 मार्क्स के होंगे, हर प्रश्न 1 मार्क का होगा। तो आज मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं इस सब्जेक्ट में। और मैं उस बुक को भी आप शेयर करूंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप हिंदी की व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट आप राजस्थान सरकार द्वारा जो बुक प्रोवाइड कराई गई है कक्षा 9 10 11 12 के स्टूडेंट्स को, तो उस बुक को आपको पढ़ना है। तो मैं आपसे वो बुक भी अभी शेयर करूंगा और मैं बताऊंगा कि उसको कैसे पढ़ना है। उसमें से कई टॉपिक्स है जो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो आपको पता है कि हिंदी का जो सिलेबस है बस इतना ही दे रखा है, नोटिफिकेशन में इतना ही दे रखा है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया, देखो। हिंदी जनरल लिखा हुआ है, हिंदी ग्रामर एंड लैंग्वेज क्लास 10th लेवल, बस इतना लिख के छोड़ दिया। अगर आप देखो तो अदर जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया। मैथ्स में भी इन्होंने कुछ नहीं दे रखा होता, पर रीजनिंग और जीके को इन्होंने अच्छे से एलेबोरेट कर रखा है। और मैथ हिंदी इंग्लिश को इन्होंने जस्ट लिख के छोड़ दिया कि इतने क्लास 12 तक की पढ़नी है, क्लास 10 तक की पढ़नी है। तो अब आपको सिलेबस का कुछ पता नहीं है, हिंदी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा कुछ नहीं पता। तो मैं आपको जो पेपर मैंने लास्ट टाइम दिया था, क्योंकि मैंने इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का पेपर 2018 में दिया है, तो वहाँ पे हिंदी किस तरह की आई थी, क्या लेवल था, वो सब मैं डिस्कस करूँगा। आपको अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है तो प्लीज़ बीच में इस वीडियो को मत छोड़ना, क्योंकि मैं बहुत सी बातें बताऊंगा लास्ट तक। तो अगर आपको ये वीडियो नहीं देखना तो प्लीज़ अभी स्किप कर दो। आधी बातें सुन के मत जाना, नहीं तो आपके हो सकता है कि वहाँ पे एग्ज़ाम में इश्यूज आ जाए। तो या तो आप पूरी बात सुनो या फिर इस वीडियो को स्किप कर दो। आधी बात मत सुनना, नहीं तो आपकी स्ट्रैटेजी गलत बन जाएगी। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उस बुक से जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, आपको कोई गाइड वगैरह कुछ फॉलो नहीं करनी। जो राजस्थान सरकार की स्टैंडर्ड बुक आती है, ये स्टैंडर्ड बुक है राजस्थान सरकार द्वारा, जो हमारा अजमेर बोर्ड है राजस्थान का। तो वो ये बुक जो है इशू करते हैं। और ये कक्षा 9 से 12 के लिए ये एक ही बुक आती है, ओनली हिंदी व्याकरण की। तो आपको इस बुक से पढ़ाई करनी है और किसी बुक को फॉलो नहीं करना। वैसे आप चाहे तो आप जो गाइड, अगर जो गाइड से पढ़ रहे हैं तो वो जिन्होंने पढ़ाई कर ली है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से सिलेबस देख लो, देखो इसमें सिलेबस अच्छे से मेंशन है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरी बुक में आपसे सारे चैप्टर्स में बताऊंगा कौन से पढ़ने कौन से नहीं पढ़ने। और आपको केवल सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये बुक बहुत बड़ी है, देखो इसमें 200 से ज़्यादा पेज है। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि 200 पेज पढ़ने बैठेंगे। वैसे तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप ये पूरी पढ़ लेते हो तो। लेकिन अभी हमारे एग्ज़ाम नज़दीक है, हमारा एग्ज़ाम, और हमें जो है सेलेक्टेड टॉपिक से पढ़ने हैं, क्योंकि समय कम है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला है, ये आपको जो कर्सर दिख रहा होगा हाईलाइटेड, भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय, ये आपको नहीं पढ़ना। देखो हर चैप्टर के पीछे कुछ एमसीक्यूज दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और उनके आंसर्स भी हैं, वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं उनको। तो जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, ज़्यादा नहीं है। कहीं में 4, कहीं में 5, कहीं में 10, कहीं में 20, इस तरह ही है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो ओवरऑल आप देखोगे कि तो अराउंड 150 क्वेश्चन बनेंगे, तो वो आप आराम से जो है 2 घंटे में बैठ के कंप्लीट कर सकते हो। तो वो तो आपको करने ही करने हैं, उनको तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना। बाकी चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। पहला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, दूसरा नहीं पढ़ना, तीसरा आपको पढ़ना है। तीसरे में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है तत्सम और तद्भव शब्दों का। तो वहाँ पे आपको एग्जाम में ऐसे पूछ लेंगे कि बताइए ये शब्द है कि अट्टालिका शब्द है, तो अब आपको बताना है अट्टालिका शब्द तत्सम है या तद्भव है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो जैसे जो मूल भाषा से लिए जाते हैं किसी भाषा में, जैसे संस्कृत है, वो हिंदी की मूल भाषा है। तो अगर मैं संस्कृत से कोई शब्द हिंदी में उठा रहा हूँ तो वो हो जाएगा तत्सम। ठीक है। और एक हो जाएगा तद्भव। तो मैं आपको पूरा डिटेल में अभी इस चैप्टर के अंदर बता दूंगा कैसे पढ़ना है। तत्सम तद्भव आपको अच्छे से पढ़ना है। नीचे आ जाइए अब। यहाँ पे शब्द विचार में आपको देखो,
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांस हमेशा रहते हैं इनमें से। तो ये आपको जो विकारी है ये अच्छे से पढ़ना है। अविकारी में से ज्यादा चांस नहीं होते, पर ये जो फर्स्ट वाला है, फोर्थ का फर्स्ट आपको अच्छे से करके जाना है। इसको आप एक बार बस देख लेना और पीछे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इससे ज्यादा आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अविकारी में, विकारी में आपको अच्छी तरह पढ़ना है। पद परिचय आप लास्ट के जो क्वेश्चन है एमसीक्यू कर लेना, इसमें भी एमसीक्यू कर लेना, पूरा चैप्टर मत पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है। ओके, सेवंथ जो आपका चैप्टर है, शब्द रूपांतरण, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप देखो फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस पीछे के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना। अब जो एट्थ आपका चैप्टर है संधि, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। खासकर जो 20 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड, उनको तो ये संधि टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि संधि और समास में से प्रश्न बनते ही बनते हैं। 20 नंबर में आपको ये पूछे बिना वो नहीं रहेंगे, संधि समास पूछे बिना तो नहीं रहेंगे। तो आपको संधि समास अच्छे से करना है। जो 8 मार्क्स की तैयारी करे वो संधि पे ज्यादा ध्यान दे, समास आप एक बार थोड़ा सा देख के पीछे एमसीक्यू सॉल्व करके निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। उपसर्ग प्रत्यय देखो इजी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार थोड़ा सा रीडिंग मार लेना, आधे घंटे में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा इसको देख लेना। देखिए, क्योंकि सिलेबस दे नहीं रखा, सिलेबस जब तक नहीं दे रखा होता तब हमें सारे टॉपिक पढ़ के जाने होते हैं। लेकिन फिर भी जो लास्ट टाइम पेपर आया था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या नहीं करने। तो मैंने आपको अब तक 6-7 अराउंड 5 चैप्टर मैंने आपको बता दिया कि वो नहीं करने, 10 में से तो, और 5 करने हैं। अब नीचे आते हैं, देखो वाक्य विचार, ये थोड़ा सा एमसीक्यू वगैरह देख लेना, इसके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 12th वाला चैप्टर, जो 12वां चैप्टर है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। मात्र 15 पेज का चैप्टर है और ये बहुत अच्छे तरीके से आपको करके जाना है। ठीक है, तो 12वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां चैप्टर आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पीछे के एमसीक्यूज कर लेना। 14वां प्रश्न बहुत ही, सॉरी, 14वां चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुद्धिकरण। जो एरर करेक्शन के क्वेश्चन है वो हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं। इंग्लिश में तो इनको बोलते हैं एरर करेक्शन, और हिंदी में इनको बोलते हैं वाक्य शुद्धिकरण। तो वाक्य शुद्धि वाले क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं हर बार। तो आप ये 14th वाला चैप्टर अच्छे से करके जाना। 15वां चैप्टर भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। मुहावरे और लोकोक्तियाँ एक दो आ ही जाती हैं, इस मुहावरे का मतलब बताओ, इस लोकोक्ति का मतलब बताओ, तो ये भी आ जाता है। अलंकार देखो, जो स्टेनो वगैरह की तैयारी करे उनको तो पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि 20 नंबर में से आपको पूछा, 20 प्रश्नों में से एक अलंकार का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जो नॉर्मल जो टेक्निकल वाले हैं, जो जिनके 8 मार्क्स की हिंदी आएगी, वो इसको छोड़ सकते हैं। बट एक बार थोड़ा सा पीछे के एमसीक्यूज वगैरह अच्छे से सॉल्व कर लेना। अगर आपको समय मिले तो मैं ये कहूंगा अलंकार भी पढ़ लेना, क्या पता एक क्वेश्चन फंस जाए इसमें से, पर आने के चांस कम है। 17वां चैप्टर किसी को नहीं करना भाई, कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो आप, आरयूएनएल के अंतर्गत कोई सी भी एग्जाम में 17वां चैप्टर से कोई प्रश्न नहीं आने वाला। 18वां नहीं करना, 19वां नहीं करना। तो 17, 18, 19 बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाने आपको, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। 20वां चैप्टर, इस पूरे इस पूरी बुक का अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है ना, तो वो है 20 वाला। तो आप इसको तो भाई स्टार मार्क कर लेना। जो 20वां चैप्टर है ना आपका, सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से गद्यांश या पद्यांश आपको जरूर पूछा जाएगा। अगर वहां पे गद्यांश आया तो आपको 3 या 4 प्रश्न उस गद्यांश में से पूछे जाएंगे। हो सकता है उसमें से कोई विलोम शब्द, जैसे इंग्लिश में होता है ना, पैसेज आ जाता है, फिर उसमें से विलोम शब्द पूछ लेते हैं या किसी शब्द का मतलब पूछ लेते हैं। तो इस तरह ये जो 20वां चैप्टर है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें जितने भी गद्यांश और पद्यांश दे रखे हैं मैं भी बताऊंगा। कुछ एक गद्यांश और पद्यांश वहां पे दे रखे हैं और सॉल्व करके दिखा रखा है उन्होंने। तो आपको वो सॉल्व कर लेने हैं, जितने भी हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, उसी में से कोई आ जाए, आपका फटाफट पेपर जो हो जाएगा, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं बता देता हूँ, चैप्टर वाइज चैप्टर चलते हैं। यह है आपका अध्याय 1, इसको बिल्कुल मत पढ़ना, कोई ज़्यादा इसमें टाइम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें हिंदी के बारे में बता रखा है, हिंदी क्या होती है, कौन सी बोलियां होती है, ये ऐसे प्रश्न नहीं आते। ठीक है, अब इसमें देखो, ये देखो अभ्यास के लिए 4 प्रश्न दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे सॉल्व करने इस बुक के, जितने भी हैं सीधे सीधे प्रश्न आने की संभावना है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न सारे सॉल्व करने हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान की बोली नहीं है। तो यहाँ पे देखो उत्तर भी दे रखा है भाई, अवधि बोली राजस्थान की नहीं है। फिर इसी तरह देखो और भी, खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकले, तो देखो इसका आंसर है राजस्थानी। 4 प्रश्न है मात्र, इन चारों प्रश्नों को आपको करना ही करना है। ये बुक मैं मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना।
आप ऐसे इसको सर्च करोगे, ये बुक बहुत मुश्किल से मुझे पता नहीं कहाँ जाके मिली है, कौन, बहुत सारी वेबसाइट्स पे सर्च किया, इवन सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मुझे नहीं मिली। तो इसलिए इस बुक को मेरे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना, फालतू में टाइम मत लगना इधर उधर इसको डाउनलोड करने के लिए, मैं डायरेक्टली इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो इसके बाद आते हैं सेकंड चैप्टर पे। देखो सेकंड चैप्टर में क्या देगा, वर्ण विचार और अक्षरिक खंड, तो ये तो वही है, आपको क्या क्या गए वगैरह आते हैं नहीं आते, बस इतना ही है, इसमें कुछ नहीं है। स्वर वगैरह इसके टाइप्स बता रखे, तो ये ऐसे प्रश्न तो नहीं बनेंगे। हाँ, आप चाहो तो थोड़ा सा इनका ये प्रैक्टिस कर लेना, 4 प्रश्न है सारे ही, 1 मिनट का काम है। ल ईक है, आपको क्या लिखेंगे, लिखा लिखेंगे। मैं रीद है, आपको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे मर्दा लिखेंगे, ठीक है, ये सब बहुत इजी प्रश्न है। तो ये 2 तो आपके हुए। अब अध्याय 3 बहुत इंपॉर्टेंट, देखो चैप्टर है ये अध्याय 3। तो यहाँ पे आपको तत्सम तद्भव, आपको पहले तो पता होना चाहिए तत्सम क्या होते हैं। देखो मैंने आपको जैसे पहले बताया था, तत्सम का मतलब क्या होता है, तत् प्लस सम, उसके समान। अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को, जैसे मैंने बताया कि हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, संस्कृत से कोई शब्द मैं अगर ज्यों का त्यों उठा के हिंदी में डाल दूं, तो उसको बोलेंगे तत्सम। तो संस्कृत से कौन से शब्द हिंदी में आए हैं ज्यों के त्यों, जैसे एग्जाम्पल अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गर्दभ, क्षेत्र, ये सब संस्कृत शब्द हैं जो हिंदी में आ गए। अब तद्भव कौन से शब्द होते हैं, कि हम क्या होते थे, संस्कृत शब्द थोड़े कठिन होते हैं, तो हिंदी में हम क्या होते हैं, उनके आसान रूप में हमने हमने क्या किया, इन्हीं शब्दों के आसान रूप बना लिए, तो उनको बोल दिया हमने तद्भव शब्द। तो रूपांतरित कर दिया, उनका रूप परिवर्तन कर दिया, ताकि हम उसको उनको आसानी से उच्चारित कर सके, बोल सके आसानी से। तो जैसे अट्टालिका को हमने क्या बना दिया, अटारी बना दिया, ठीक है। उष्ट्र, उष्ट्र को ऊंट बना दिया, अब कोई उष्ट्र थोड़ी बोलता है, हम ऊंट ही बोलते हैं ना। तो ऊंट जो हमारी आम बोलचाल की भाषा होती है, देखो सिंपल सा इसका, अगर आपको कोई प्रश्न आ जाए ना, तो आप हमेशा कैसे सॉल्व करोगे इस प्रश्न को, तत्सम या तद्भव को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप उसको बोल के देख लो, क्या वो बोलने में अटपटा लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि बोलने में अटपटा है, तो समझ लेना वो तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है। और अगर वो बोलने में आसान लग रहा है, तो समझ लेना वो तद्भव शब्द है, क्योंकि तद्भव शब्द उच्चारण में आसान होते हैं, तत्सम कठिन होते हैं, बस इतना अंतर है। अब जैसे उष्ट्र है, हम कभी भी उष्ट्र नहीं बोलते, ऊंट ही बोलते हैं हमेशा। कर्ण नहीं बोलते, हम कान ही बोलते हैं। चंद्र नहीं बोलते, हम चांद बोलते हैं। आम्र नहीं बोलते, हम आम ही बोलते हैं, ठीक है। कोई आम्र थोड़ी बोलता है, आम्र तो संस्कृत शब्द है। तो ये तत्सम वर्ड है, ठीक है। तो इस तरह आपको जो है डिफरेंस दिख जाएगा। इस इसमें कुछ कुछ एग्जांपल दे रखे हैं तत्सम और तद्भव के, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, जो कोई टफ लगे वो उसको गोल उसको अलग से नोट कर लेना, ताकि भूलो नहीं आप उसको। एग्जाम टाइम में कई बार क्या हो जाता है कि हम कई बार भूल जाते हैं। तो जो भी आपको टफ लगे इनमें से, कहीं तो बहुत इजी है और कुछ कुछ है जो टफ है। तो जैसे भाद्रपद है, अब जो बहुत टाइम हो गया जिनको हिंदी पढ़े, तो वो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, कुछ कुछ में होंगे, वैसे तो इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। पर कुछ कुछ हैं जो आप हो सकता है वहाँ पे आप मिस कर जाओ, तो इसलिए उनके तो आप अलग से नोट्स बना लेना, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, ये तत्सम तद्भव हो गया। देश शब्द आप चाहो तो पढ़ लो, वैसे तो ज़्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे जितने भी प्रश्न है वो सॉल्व कर लेना, बस हो जाएगा आपका काम। तो ये चैप्टर आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ये अभ्यास प्रश्न, 4 प्रश्न है मात्र। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, बस आपको बताना है। देखो बाप, तत्सम जो बोलने में कठिन हो, देखो ऊंचा, आग, चीता, ये सब बोलने में कितने आसान है। अश्रु, अश्रु मतलब क्या होता है, आंसू, हिंदी जो इसका तद्भव होगा आंसू होगा, तो इसका सीधे सीधे उत्तर हो जाएगा बै, कोई दिक्कत नहीं है, अश्रु मतलब आंसू, ठीक है। इसी तरह आप सॉल्व कर लेना 4 क्वेश्चन। चलिए चैप्टर 4 पे चलते हैं, शब्द विचार। शब्द विचार, देखो इसमें ये बता रखा है भाई, शब्द क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या, विकारी अविकारी, विकारी के भी टाइप होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी होते हैं क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पे संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक, ये सब मतलब इसके अलग अलग टाइप्स वगैरह हैं, ये देख लेना थोड़े बहुत। देखो संज्ञा के तो आपको अच्छे से देख के जाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें से प्रश्न बन जाते हैं कई बार। तो संज्ञा के जितने भी टाइप्स हैं वो देख लेना। सर्वनाम के इतने जरूरी नहीं है, सर्वनाम के थोड़ा बहुत देख लेना। पर नीचे के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसमें काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो हम सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ही चलते हैं। ये देखिए, संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं, ठीक है। ये देखो कितने सारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पे 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इन 11 को आप कर लेना, तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4th चैप्टर। अब मैं आता हूँ
चैप्टर फिफ्थ पे, फिफ्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा आते हैं हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 4 क्वेश्चन है, कर लेना सॉल्व। सिक्स पे आते हैं शब्द शक्तियाँ। नीचे चलते हैं। ये भी इतना कोई इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, बस इसमें ये 3 क्वेश्चन है, इसके साथ छोटे छोटे चैप्टर से छोड़ देना इनको, तो कोई दिक्कत नहीं है। शब्द रूपांतरण, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इसके जो है लास्ट वाले क्वेश्चन देख लेना बस, फिर आपका हो जाएगा काम। तो यहाँ पे भी कारक थोड़े से पढ़ लेना। देखो कारक में ये तो वैसे तो इजी होते हैं, लेकिन कईयों को इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। टाइप्स देख लेना, और बाकी जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कर जाना बस, फिर इससे ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत होगी नहीं। जैसे इसके इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लो आप। तो इसमें 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस इतने पढ़ लेना, बहुत है आपके लिए। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, जो कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, संधि। संधि से क्वेश्चन आते हैं, देखो। संधि विच्छेद करो, और अगर संधि विच्छेद दे रखा है तो उसकी संधि करो। तो दोनों तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो संधि विच्छेद पूछ लेंगे, या उसकी संधि करो, या ये पूछ लेंगे कि बताइए ये कौन सी संधि है। गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, कौन सी संधि, अयादि संधि है। तो इस तरह इतने टाइप्स है, तो आपको पहचान में आना चाहिए। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेना। एमसीक्यूज तो एक भी नहीं छोड़ने आपको, इस बुक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके मुंह जवानी होने चाहिए। आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ने भाई, क्योंकि इनमें से तो सीधा सीधा उठ के क्वेश्चन आएंगे। ये आप समझ लो, इनमें से सीधे सीधे उठ के आ जाएंगे क्वेश्चन। तो आपको इनमें से तो एक भी स्किप नहीं करना। बाकी एक बार मतलब इतना ज़्यादा डीप में भी नहीं पढ़ना। देखो जो आठ आठ मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं ना, 8 मार्क्स की, तो वो इतना पढ़ लो कि इसमें 5 से 6 नंबर का प्रिपेयर कर लो, बस वो भी बहुत है। आप 8 में से 8 तो देखो मुश्किल होता है लाना, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न आ ही जाता है जो हमसे नहीं हो पाता। तो ऐसा मत सोचो कि हम हिंदी में बिल्कुल 100 पूरे में से 8 में से 8 ही लाने हैं, 20 में से 20 ही लाने हैं। अगर 8 में से 7 भी आ जाए तो दिक्कत नहीं है, 6 भी आ जाए तो दिक्कत नहीं है। 8 में से 8 लाने के लिए आपको ये पूरे पूरे पढ़ने पड़ेंगे, देखो, क्योंकि आ कहीं से भी सकता है। लेकिन अगर आपको 8 में से 6 7 चाहिए तो आप एक दो चीजें छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको किस तरह लाने हैं। तो जैसे सपोज जिसकी राजस्थान जी की कमजोर है, तो मैं तो उनसे ये बोलूंगा फिर आप हिंदी, इंग्लिश, और जितने भी आपकी मैथ और रीजनिंग, ठीक है, इन सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इनमें आपके फिर नंबर नहीं कटने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि जिनके राजस्थान जीके कमजोर है, और राजस्थान जीके का वेटेज इस बार बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं जो है बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये संधि वाले मैंने बता दिया। अब समास में आ जाओ। समास में देख लेना यार कौन सा समास होता है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट समास ही पूछते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं आपको। थोड़ा देखो छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े चैप्टर हैं भी नहीं है, तो 5 5 पेज के ही हैं चैप्टर्स। और ये फिर ये 4 5 जो है अभ्यास प्रश्न आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उपसर्ग वगैरह देख लेना, ये तो इजी आते हैं। जब मैंने पिछली बार पेपर दिया था तो उपसर्ग और प्रत्यय बहुत इजी आए थे, कोई ज़्यादा उनमें कोई टफ क्वेश्चन मुझे तो दिखे नहीं। और मेरा हिंदी का पेपर बहुत अच्छा हुआ था। तो अगर मैं देखूं, तो मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती थी जब मैं 2018 में पेपर दिया था। तब 12th क्लास वाली मैथ आई थी, वो मुझे नहीं, मैंने पढ़ी नहीं थी वो। एक्चुअली 10th क्लास तक की मैथ तो मुझे अच्छे से आती थी, 12th वाली मुझे नहीं पता थी। तो हिंदी ने मुझे बचाया था भाई वहाँ पे। हिंदी की वजह से मेरा पेपर क्लियर हुआ था, क्योंकि मैंने हिंदी बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन हिंदी के कर दिए थे मैंने। इंग्लिश के भी मैंने सारे प्रश्न कर दिए थे। तो हिंदी और इंग्लिश की वजह से मेरा वहाँ पे फर्स्ट फेज में सिलेक्शन हो गया था। तो इसलिए आपको है ना, मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, अगर आपको एक भी सब्जेक्ट, जैसे आपका राजस्थान जीके कमजोर है, तो आपको फिर ये बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको जो है मतलब सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। ठीक है, तो ये मैंने अब आपको दिखा दिए सारे चैप्टर्स। मैं अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दिखा देता हूँ, अपठित गद्यांश वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सारे दूसरे देख लेना, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो अपठित गद्यांश का मैं दिखा देता हूँ आपको, पेज नंबर, एक सेकेंड देख लेते हैं, 195 पे था ना, 195 पे था। ठीक है, ये आ गया, अपठित गद्यांश और पद्यांश। तो भाई देखो इस तरह के आपके गद्यांश आ जाएंगे। तुलसीदास भारत के श्रेष्ठ कवि, ऐसे तुलसीदास जी के बारे में आ गया। अब यहाँ पे पूछ लेंगे 5 प्रश्न, तो वहां पे भी ऐसे ही आ जाएंगे। देखो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। अगर गद्यांश नहीं आया, तो आपको अलग अलग टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लो एक समास से पूछ लिया, एक संधि से पूछ लिया,
एक आपका सर्वनाम से पूछ लिया, एक आपका क्रिया विशेषण से पूछ लिया, ऐसा कुछ भी समझ लीजिए आप रैंडमली क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर गद्यांश आ जाता है तो आपका आपका आपके लिए हिंदी में नंबर लाना बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए गद्यांश की भी तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। कई बार गद्यांश टफ आ जाते हैं तो हम वहाँ पे जो है जो है वहाँ पे सही उत्तर नहीं लगा पाते। तो गद्यांश की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों की प्रैक्टिस कर जाना। 5 पेज ओनली यार, ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो जैसे कितने गद्यांश है? 4 तो यहाँ पे 4 दे रखे हैं, 4 तो अपठित गद्यांश है और आपके आई थिंक 4 ही होंगे। ओके 3 ही है। ठीक है, 3 आपके पद्यांश है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बाकी तो मैंने आपको सारा बता ही दिया। ये बुक मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और आराम से अपनी प्रिपरेशन करना। ठीक है, तो इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपकी रात्रि शुभ रहे।